हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का पॉलिटी में राज्यसभा के बारे में बताया था, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में बता चुका हूं। और मेरा अगला टॉपिक है भारत का महान्यवादी। जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, महान्यवादी भारत का महानवी अनुच्छेद 76 में पढ़ना है, ठीक है, जिसके अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। जो भी है महान्यवादी के वेणुगोपाल हैं। महान्यवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है ना, विधि अधिकारी बोलते हैं इनको। भारत का महान्यवादी न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, मतलब ये ना तो संसद के सदस्य होंगे और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा किसी भी समिति में बोल सकते हैं ना। कोई भी समिति में सदन में बोल सकते हैं, या तो उस सदन हो या निम्न सदन हो, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 88 के अनुसार, ठीक है। ये महान्यवादी के बारे में बोला गया है। महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा वहाँ उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। महान्यवादी बनने के लिए वह अर्थार्थियाँ होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो होता है वही होना चाहिए महान्यवादी बनने के लिए, ठीक है। महान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। महान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जो न्यायालय है राज्य में उसमें सुनवाई करने का अधिकार है। महान्यवादी को स्वतः देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। मतलब महान्यवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, राज्य का अधिवक्ता अनुच्छेद 165 में राज्य के अधिवक्ता की व्यवस्था की गई। कितना? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता, वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, ठीक है, उसको महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करते हैं। वह अपने पद का राज्यपाल प्रसाद प्रयत्न बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य क्या होते हैं? देखिए, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। अपनी कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य की किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उन्हें विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वो अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का भी अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सारी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के सभी सदस्य को मिलते हैं। ये मेरा था महान्यवादी, ठीक है, जो भारत के महान्यवादी अनुच्छेद 76 में पढ़ना है, ठीक है, जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, मतलब धन का संरक्षण ये करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 148 से 51 में है। इसका अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, जिसको बोलते हैं कैग, ठीक है। नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के संवेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। जैसे उच्चतम न्यायालय को जो हटाते हैं उसी तरह से नियंत्रक या महालेख परीक्षक को हटाएंगे। इसकी पदावधि ग्रहण करने की तिथि 6 वर्ष होगी, लेकिन इसे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेना निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। नियंत्रक महालेख परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है। ये जो इम्पोर्टेंट है, ये धन का संरक्षण करता है, कैग। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए हैं, यह इस बात की सम परीक्षा करता है। नियंत्रक या महालेख परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, जिससे वह संसद के प्रत्येक सदन को पटल रख सकते हैं। अनुच्छेद 151 के ए में बोला गया है 1 में। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसी भी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिससे वह उस राज्य के विधानमंडल
के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। देखिए, विनिमय लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट होता है, विनिमय लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट होता है वित्त लेखाओं पर, और सरकारी उपकरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, भारत के महालेख परीक्षक। ठीक है, उसके बाद में अगला है भारत का संचित निधि। अनुच्छेद 266 में वर्णना है, यानी सभी को वेतन देने का काम करते हैं। देखिए, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाहर ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली जाती है या व्यय की जा सकती है। मतलब संसद जब कर देंगे ना धनराशि, कब निकालेंगे? जब संसद द्वारा विनियोग पारित कर देंगे तब निकलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 114 के 3 में बोला गया है, विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ जो 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए सभी जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकार द्वारा किया जाता है। चुनावी वर्ष में लोक सभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने के कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्ति दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट में अंतरिम बजट समान बजट से इस रूप में अलग है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अंतरिम बजट समान बजट से अलग इसलिए आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न। देखिए, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय होते हैं। राज्यसभा सभापति के उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते पर खर्च होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता और पेंशन और उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भत्ते मिलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का वेतन और भत्ता पेंशन। ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है उनका भी करते हैं। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री या पंचायत पर करते हैं खर्च। कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे उसमें भारत के लोक वित्त संसदीय नियंत्रक विधियाँ संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाता है। लोक वित्त पर नियंत्रक रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया था। लोक वित्त राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते दोनों। ठीक है, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक पारित करा लिया। विनियोग विधेयक जब पारित होगा तभी ही भारत की संचित निधि से राशि निकाली जा सकती है। अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान का प्रावधान। देखिए, अनुपूरक अनुदान एवं लेखानुदान के माध्यम से भी लोक वित्तीय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृति किया गया है अनुदान उस परियोजना के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती है तो सरकार लेखानुदान
अनुदान के माध्यम से तब तक खर्च का प्रबंधन करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित कराया जाए। ठीक है, ऐसा समान चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। संसद में वित्तीय विधेयक का प्रस्तुत किया जाना देखिए क्या होता है। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, वित्त विधेयक को बजट सत्र के विनियोग विधेयक, ठीक है, के साथ साथ पारित किया जाता है। भारत की अस्मिता निधि अनुच्छेद 267 में पढ़ना है। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को, ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने को शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई थी। मतलब भारत का आकस्मिकता अधिनियम 1950 में गठित किया गया था। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि कार्यपालिका के, जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, जब तक समय समय पर अन्वेषित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। यानी कि जो इसका अनुच्छेद आता है, ठीक है, कि भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में है, ठीक है, और 1950 में लागू हुआ था, गठित हुआ था। ये संविधान संशोधन भाग 20 में है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान का संशोधन। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। देखिए, साधारण विधि, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और एक है संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो पहला देखिए साधारण विधि क्या है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बनता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी मंजूरी तब बनेगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। देखिए क्या क्या संशोधन होगा। नए राज्यों का निर्माण होगा, ठीक है, और राज्य क्षेत्र, सीमा और नगर में परिवर्तन होगा। संविधान के नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही संशोधन संविधान का अंग बन जाएगा। यानी 2/3 मतों का विधेयक पारित होगा तब। ठीक है, न्यायपालिका तथा राज्य के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन प्रमुख है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में बढ़ना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्यपद्धति 55 में, संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय और संघ एवं राज्यों की विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची का कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। और संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वह तो वो लोकसभा हो या तो निम्न सदन राज्यसभा हो। ठीक है, तो देखो आज मैं इसको मैं फिर से रीड कर देता हूँ। भारत का महान्यवादी अनुच्छेद क्षेत्र में पढ़ना है। ठीक है, महान्यवादी सर्वप्रथम भारत सरकारी का विधि अधिकारी होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बोला गया है। देखिए, भारत का नियंत्रक है महालेख परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 जो धन का संरक्षण करता है। ठीक है, और इसमें आगे फिर क्या है, नियंत्रक महालेख परीक्षक के 3 लेखा परीक्षक होता है। विनिमय लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक लेखा रिपोर्ट, सरकारी क्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। नियंत्रक महालेख परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में सभी का वेतन देता है। ठीक है, उसके बाद भारत की संचित निधि पेट भी है जो दिया राष्ट्रपति का वेतन, ये सब जो देते हैं। ठीक है, भारत की आकस्मिकता अनुच्छेद 267 में पढ़ना है। ठीक है, संविधान 267 संसद और राज्य विधानमंडल को
यथाशक्ति यथा स्थिति भारत राज्य को आकस्मिकता निधि सृजित करते हैं, ठीक है। और यह जो आकस्मिकता अधिनियम 1950 में गठित हुआ था। भारतीय संविधान संशोधन भाग 20 में पढ़ना है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना। इसमें 3 तरीक़ा से विधियों को अपनाया गया है: साधारण विधि, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत द्वारा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।